हाँ जी बच्चे। तो अब हम आज शुरू कर रहे हैं अपना न्यू चैप्टर सीक्वेंस एंड सीरीज। सीक्वेंस एंड सीरीज बच्चे हम लोगों ने पहले भी पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो अब हमने बेसिकली पढ़ना है मीट्रिक स्पेसेस में। हमने रियल स्पेसेस में सीक्वेंस एंड सीरीज सारे बच्चे स्टडी किए हैं अच्छी तरह से, ठीक है, कि सीक्वेंस क्या होती है, हमारी सीरीज़ क्या होती है, क्या उनमें रिलेशंस हैं, क्या उनके रिजल्ट्स हैं। सेम रिजल्ट्स हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे, बट हमारे पास इस टाइम जो स्पेस होगी वो क्या होगी, मीट्रिक स्पेस। मीट्रिक स्पेस के बारे में हम पहले सब कुछ पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं बच्चे, सब कुछ पुराने वाला ही है, बस आपको यहाँ पे अपना मीट्रिक स्पेस की प्रॉपर्टीज़ और उनके डेफिनेशन को ध्यान में रखना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले यू हैव अ डेफिनेशन ऑफ अ सीक्वेंस। तो सीक्वेंस के डेफिनेशन में क्या है बच्चे, देखो, लेट एक्स बी अ मीट्रिक स्पेस, ठीक है। और हमें पता है कि सीक्वेंस क्या होती है, देन अ फंक्शन, कोई भी फंक्शन जिसका डोमेन हमेशा एक नेचुरल नंबर, कोई भी एक ऐसा फंक्शन जिसका डोमेन हमेशा क्या होगा, नेचुरल नंबर, ठीक है, उसे आप क्या बोलोगे, एक सीक्वेंस। देन अ फंक्शन x फ्रॉम n टू x इज कॉल्ड अ सीक्वेंस इन x, ठीक है, इट इज कॉल्ड अ सीक्वेंस इन x। आपने जब भी कोई भी फंक्शन ड्रॉ करना है, आपने कोई भी फंक्शन, यहाँ पर हम x ओवर d लिख सकते हैं टू बी लाइक प्रिसाइज, कोई भी फंक्शन जो आपने नेचुरल नंबर्स को डोमेन मानकर बच्चे बना लिया, उस फंक्शन को हम बोलते हैं अपना सीक्वेंस, ठीक है। और दूसरी बात, क्योंकि इस फंक्शन का डोमेन हमेशा नेचुरल नंबर्स है, इस फंक्शन का डोमेन हमेशा नेचुरल नंबर्स है, तो बच्चे जो सीक्वेंस की नोटेशन है वो हमेशा क्या रहेगी, एक्स एन और एक्स एन। हम यही करते हैं ना कि जैसे ये फंक्शन है एफ फ्रॉम ए टू बी, तो एफ के अंदर हमने ए का एलिमेंट डाला एक्स, ठीक है, तो वो इमेज जो है वो किसको बिलोंग कर जाती है, बी को। फॉर एक्स बिलोंगिंग टू ए, एफ ऑफ एक्स किसको बिलोंग करता है, बी को, है ना। तो यहाँ पे फंक्शन क्या है, एक्स फ्रॉम एन टू एक्स, तो बच्चे एक्स के अंदर जाएगा क्या, नेचुरल नंबर, एक्स के अंदर जाएगा क्या, नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर, ये एन इज एन एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर, सो दिस एक्स एन विल बिलोंग टू कैपिटल एक्स, ठीक है। तो हमारे सीक्वेंस के जो एलिमेंट्स हैं, इट विल बी डिनोटेड बाय, सॉरी, इट विल बी डिनोटेड बाय एक्स एन, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे कि अ सीक्वेंस इज ऑलवेज डिनोटेड बाय x1, x2, x3 एंड सो, क्योंकि डोमेन इज ऑलवेज अ नेचुरल नंबर, ठीक है। तो ये है सीक्वेंस के डेफिनेशन बच्चे। ये हमारे पास जैसे नेचुरल नंबर्स हैं, नेचुरल नंबर्स आर द एलिमेंट्स ऑफ द डोमेन। तो बच्चे रेंज क्या होगी, रेंज ऑफ अ सीक्वेंस, रेंज में ऑब्वियसली बच्चे आपके पास सीक्वेंस के डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स जाएंगे, रेंज में क्या होंगे, इट विल हैव ऑल द डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स ऑफ द सीक्वेंस, ठीक है। तो दैट विल बिकम योर रेंज, फाइन। अब उसके बाद हमारे पास आती है कि सीक्वेंस को हम लोग कन्वर्ज करवाते हैं। हमारे पास अगली डेफिनेशन आती थी कन्वर्जेंट सीक्वेंस की, ठीक है। अ सीक्वेंस, सेम डेफिनेशंस हैं बच्चे, ठीक है। अ सीक्वेंस एक्स एन इन मीट्रिक स्पेस एक्स ओवर डी is said to be convergent, is said to be convergent। अब अगर कन्वर्जेंट है तो किसी ना किसी एलिमेंट को ही कन्वर्ज करेगी, तो इट इज कन्वर्जेंट टू एक्स बिलोंगिंग टू एक्स इफ फॉर given epsilon greater than 0 there exists a positive integer m such that distance between xn comma x is less than epsilon for all n greater than equal to m, फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम। मैं आपको ये एक्सप्लेन करती हूँ, नोटेशन बच्चे इसकी वही रहेगी, ठीक है। वी से दिस सीक्वेंस एक्स एन कन्वर्जेस टू एक्स, ठीक है, या फिर हम लिखते हैं कि इस सीक्वेंस के लिमिट व्हेन एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी इज एक्स, ठीक है। अब बच्चे ये कहना क्या चाहता है, ये चीज़ का मतलब क्या है, इस चीज़ का मतलब क्या है, ठीक है, ये सब क्या चीज़ें हैं, देखो मैं बोल रही हूँ कि लिमिट एक्स एन अप्रोचेस टू एक्स फॉर एन गोइंग टू इन्फिनिटी, ठीक है।
इसको बच्चे एक सबसे इजी एग्जांपल से हम लोग वो करते हैं, रिलेट करते हैं। एक सीक्वेंस ले लो नेचुरल नंबर्स की 1/n टाइप। तो इसमें 1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5 इस तरह के एलिमेंट्स जाएंगे। मुझे ये देखना है कि इस सीक्वेंस की लिमिट क्या है। बच्चे ये तो हम लोग करते ही हैं कि लिमिट ऑफ 1/n इज़ ऑलवेज 0, है ना। तो इसको जब हम डेफिनेशन के फॉर्म में मैथमेटिकली लिखना चाहते हैं तो हम इसको कैसे लिखते हैं। हम लोग ये बोल रहे हैं फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव इंटीजर m सच दैट, अब क्योंकि ये सीक्वेंस हम लोग रियल्स में पढ़ते थे तो 1/n माइनस 0 इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m। ठीक है, ये बचे सीक्वेंस के एलिमेंट्स रियल लाइन पे 1, उसके बाद 1/2, 1/3, 1/4, 1/5 एंड सो, है ना। मुझे ये देखना है कि इस सीक्वेंस के लिमिट क्या है। बच्चे लिमिट का मतलब क्या होता है कि इस सीक्वेंस के एलिमेंट्स कहाँ पे इकट्ठे होने शुरू होंगे। ठीक है, इस सीक्वेंस के एलिमेंट्स कहाँ पे इकट्ठे होने शुरू होंगे। तो मैंने इस सीक्वेंस में बारी बारी नेचुरल नंबर डालने शुरू किए। पहले मैंने n को 1 डाला, आई गेट 1, देन 2, देन 3, देन 4, देन 5। मैं डालती गई, कहीं ना कहीं 1/100 भी डालूंगी, कहीं ना कहीं 1000 भी डालूंगी। ठीक है, कहीं ना कहीं 1/10,000 भी डालूंगी, कहीं ना कहीं 1/10 लाख भी बन जाएगा, है ना। नेचुरल नंबर्स ही तो है। तो बच्चे मैं बोलती हूँ कि क्या अगर आप ये बोल रहे हो कि सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट कर रहा है तो उस सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट कब एग्जिस्ट करना शुरू करेगा, जब आप अपने एलिमेंट्स डालते रहोगे और वो एलिमेंट्स कहीं ना कहीं आपको एक पॉइंट के बाद दिखने लग जाएं कि वो इकट्ठे होने शुरू हो गए। किसी एक पॉइंट के बाद, ध्यान से सुनो, किसी एक पॉइंट के बाद जब आपके सीक्वेंस के एलिमेंट्स, ठीक है, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट के आसपास इकट्ठे शुरू शुरू हो गए, उस केस में हम क्या बोलेंगे कि आपकी सीक्वेंस का एक लिमिट पॉइंट आपको मिल गया। जैसे यहाँ पे बच्चे 1/100 का मतलब क्या हो गया, 0.01। इसका मतलब हो गया 0.01। इसका मतलब हो गया 0.0001। इसका मतलब हो गया 0.00001, कुछ ऐसे करके। तो अब अगर आप देखोगे बच्चे, जैसे जैसे अब आपने आगे बढ़ना है, ये सारे पॉइंट्स अप्रॉक्सीमेटली किसको अप्रोच करते जाएंगे, ज़ीरो को। तो यहाँ पे मैंने एक स्टेज सेट कर देनी है। मैं सपोज करूँ, मैं बोलती हूँ कि एक नेचुरल नंबर क्या है, 10,000। एक नेचुरल नंबर था, सॉरी 10 लाख। जिसके बाद मैंने जो भी नेचुरल नंबर डाला वो नेचुरल नंबर इस ज़ीरो के आसपास इकट्ठा होना क्या हो गया, शुरू हो गया। इस ज़ीरो के आसपास इकट्ठे हो गए सारे के सारे नेचुरल, ऑब्वियसली नॉट टू द लेफ्ट साइड, है ना, क्योंकि नेचुरल नंबर्स हैं। तो बच्चे जब आपको कोई ऐसी स्टेज मिल जाए जब ऐसे का कोई पॉजिटिव इंटीजर m एग्जिस्ट करना शुरू कर जाए, पॉजिटिव इंटीजर का मतलब नेचुरल नंबर, कि आपके सीक्वेंस के सारे एलिमेंट्स इकट्ठे होने शुरू हो गए, मतलब सीक्वेंस के एलिमेंट्स का और उस ज़ीरो का डिस्टेंस बहुत छोटा हो गया। यही हो रहा है ना। अब 1/10 लाख का डिस्टेंस और ज़ीरो का डिस्टेंस बहुत छोटा है। इसके बाद 1/करोड़ आ जाएगा, उसका डिस्टेंस और भी छोटा हो जाएगा। तो इसमें आप जितने मर्जी एलिमेंट डाली जाओ, उनका डिस्टेंस जब आपके ज़ीरो के आसपास घूमने लग जाए या उससे बहुत छोटा हो जाए, कितना छोटा, एप्सिलॉन से भी छोटा, तब आप क्या बोलोगे कि आपकी सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट कर गया और उस लिमिट पॉइंट का नाम क्या है, ज़ीरो। ठीक है, अब इस पॉइंट का क्या मतलब है कि 1/n का और ज़ीरो का डिस्टेंस बहुत कम, एप्सिलॉन से भी कम तब हुआ जब ये नेचुरल नंबर m या m से बड़ा हो गया। मतलब ये नेचुरल नंबर की वैल्यू जब 10 लाख से 10 लाख या 10 लाख के बाद मैंने डालनी शुरू की, तब 1/n और ज़ीरो का डिस्टेंस बहुत कम हो गया। कितना कम, एप्सिलॉन से भी कम। ठीक है, तब हम बोलेंगे कि आपके पास आपकी सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट ज़ीरो आ गया। ठीक है, अब ये मॉड होता है जो मॉड 1/n - 0, ये हम रियल्स में लिखते थे। दिस इज ऑब्वियसली डिनोटिंग अ डिस्टेंस। अब हम
क्योंकि मीट्रिक स्पेस में है तो हम यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, डेफिनेशन देखो बिल्कुल सेम है कि अ सीक्वेंस एक्स एन इट इज कन्वर्जिंग टू एक्स इफ फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव इंटीजर m। यहाँ पर भी आपको एक स्टेज सेट करनी है m, जिसके बाद आपके सीक्वेंस के एलिमेंट्स एक्स एन इस x के आसपास इकट्ठे हो गए, इन दोनों का डिस्टेंस बहुत छोटा हो गया, कितना छोटा, एप्सिलॉन से भी छोटा। तो यहाँ पे मीट्रिक स्पेसेस में डिस्टेंस इज डिनोटेड बाय डी एक्स एन कॉमा एक्स, ठीक है। और ये एक्स एन कॉमा एक्स का डिस्टेंस एप्सिलॉन से छोटा कब हुआ, जब एन एम या एम से बड़ा हो गया। तो दिस पॉइंट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, तब हम बोलते हैं योर सीक्वेंस इज अ कन्वर्जेंट सीक्वेंस, ठीक है। और ये बात बच्चे कि इसी स्टेप को आप ऐसे भी लिख सकते हो, that is your xn is belonging to the ball b x comma epsilon for all n greater than equal to m। तो डेफिनेशन में चाहे आप ये लिख लो चाहे आप ये लिख लो, बात एक ही, मतलब ऑब्वियसली पहले आप ये वाला स्टेप लिख दो ताकि आपको दिमाग में रहे, ठीक है। तो यू डू नॉट हैव टू क्रैम द डेफिनेशन, उसको समझने की कोशिश करो कि एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस का मतलब क्या है, कि एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस ने x के आसपास कन्वर्ज करना है। कब कन्वर्ज करना है, जब सीक्वेंस के एलिमेंट्स और x का डिस्टेंस बहुत कम हो जाए, कितना कम, एप्सिलॉन से भी कम। और वो कम कब होना शुरू होगा, अगर आपको कोई स्टेज मिलेगी, अगर आपको कोई स्टेज मिलेगी, ठीक है। स्टेज ना मिलने का मतलब क्या होता है, मैंने सीक्वेंस ले ली एन की 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। सीक्वेंस के एलिमेंट्स में डालती जा रही हूँ, 1 डाला, 2 डाला, 3 डाला, 4 डाला, 5 डाला, 6 डाला, डालती जा रही हूँ, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। किसी के आसपास इकट्ठा तो नहीं हो रहा, किसी के आसपास इकट्ठा तो नहीं हो रहा, मतलब आपका ये n और किसी लिमिट पॉइंट का डिस्टेंस किसी भी एप्सिलॉन से कम नहीं जा रहा, आपको ऐसी कोई भी स्टेज मिल ही नहीं रही। देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी m बिलोंगिंग टू n सच दैट इन दोनों का डिस्टेंस एप्सिलॉन से कम हो। तब उस केस में ये सीक्वेंस क्या हो जाती है, नॉट कन्वर्जेंट। उस केस में ये सीक्वेंस क्या हो जाती है, नॉट कन्वर्जेंट। मतलब आप इसको क्या बोलते हो, डाइवर्जेंट सीक्वेंस, ठीक है जी, ठीक है बच्चे। तो ये हो गई आपकी डेफिनेशन कन्वर्जेंट सीक्वेंस की, ठीक है। चलो कन्वर्जेंट सीक्वेंस के रिजल्ट्स पढ़ते हैं। लेट xn be a sequence in metric space x, then पहला पॉइंट बचे, xn converges to x if and only if every open ball centered at x contains all but finitely many terms of sequence xn, ठीक है। xn converges to x if and only if every open ball centered at x contains all but finitely many terms of xn। तो बच्चे हमें क्या दिया हुआ है, पहले दिया हुआ है कि अगर कोई xn x को कन्वर्ज कर रहा है तो इसका मतलब कि जो हर ओपन बॉल होगी जिसका सेंटर x होगा, मतलब ये लिमिट पॉइंट होगा, उस ओपन बॉल के पास आपके सीक्वेंस के कुछ एलिमेंट्स छोड़ के सारे एलिमेंट्स होंगे। आप उसने बोला कंटेन्स ऑल बट फाइनाइटली मैनी टर्म्स ऑफ एक्सन, मतलब सारे के सारे तो हैं बट कुछ टर्म्स क्या हैं, छूट रही हैं, कुछ टर्म्स क्या है, छूट रही हैं। क्योंकि कुछ हम सभी सारे बोलकर कुछ टर्म्स छोड़ने का मतलब हम ये बोल देते हैं कि डोमेन नेचुरल नंबर्स है तो इट इज़ ऑब्वियसली इनफाइनाइट। तो आप जितने मर्जी एलिमेंट्स डालो बट आपको कुछ एलिमेंट्स इसमें क्या करने पड़ेंगे, छोड़ने पड़ेंगे, ठीक है। तो बच्चे वैसे वो ऑब्वियस हो जाता है, देखो कैसे, पहले मैं गिवन लेके चलती हूँ कि xn कन्वर्जेस टू x। तो बच्चे कन्वर्जेंस वाले चीज़ों में हमेशा ध्यान रखना, जब भी आपको कन्वर्जेंट दिया हो तो सबसे पहले गो ऑन एंड अप्लाई द डेफिनेशन। अब xn x को कन्वर्ज कर रहा है, इसका मतलब कि
एप्सिलॉन के लिए मेरे पास क्या एग्जिस्ट करेगा, देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव इंटीजर m। इस m का रोल क्या है, इस m का रोल ये है कि आपके सीक्वेंस के एलिमेंट्स और लिमिट पॉइंट का डिस्टेंस बहुत छोटा हो गया। किससे छोटा, एप्सिलॉन से भी छोटा। कब हुआ, जब ये n m या m से बड़ा हो गया, जब ये n m या m से बड़ा हो गया। अब इसको कैसे लिखते हैं, दैट इज योर xn बिलोंग्स टू द बॉल bx कॉमा एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m। मैंने बॉल क्यों इंट्रोड्यूस की, क्योंकि मुझे क्वेश्चन में उसने बोला है इफ़ एवरी ओपन बॉल, तो मुझे बॉल को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा कि दैट इज xn बिलोंगिंग टू bx कॉमा एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m। अब इस लाइन को ध्यान से पढ़ो, ये लाइन क्या बोलती है, सीक्वेंस के एलिमेंट्स एक बॉल को बिलोंग कर रहे हैं जिसका सेंटर क्या है, x। xn सीक्वेंस के एलिमेंट्स हैं, वो किसको बिलोंग कर रहे हैं, बॉल को। लेकिन सारे एलिमेंट्स नहीं कर रहे, सारे एलिमेंट्स नहीं करें, कहाँ से पता लगा, यहाँ से। इस पॉइंट का मतलब क्या है, इस पॉइंट का मतलब है कि सीक्वेंस के एलिमेंट्स जो m या m से बड़े हैं वही आपकी बॉल को क्या कर रहे हैं, बिलोंग, वही आपके बॉल को क्या कर रहे हैं, बिलोंग। तो आप यहाँ पे ये लिख सकते हो, दिस इम्प्लाइज ओपन बॉल bx एप्सिलॉन centered at x, centered at x contains, कुछ एलिमेंट छूट गए ना, contains all but finitely many elements of x, many elements of x। अब मैनी बट फाइनाइटली मैनी एलिमेंट्स का मतलब क्या है, m या m से पहले m से पहले वाले एलिमेंट्स इस बॉल में जा ही नहीं रहे। यहाँ पे n इज ग्रेटर देन इक्वल टू m का मतलब कि x m प्लस 1, x m प्लस 2, x m प्लस 3 एंड सो ऑन वाले एलिमेंट्स b x एप्सिलॉन को बिलोंग कर रहे हैं। x1 x2 अप टिल x m माइनस 1 तक के बिलोंग नहीं कर रहे। तो दिस लाइन मीन्स कि ओपन बॉल बी एक्स एप्सिलॉन कंटेन्स ऑल बट फाइनाइटली मेनी एलिमेंट्स ऑफ एक्स। ठीक है, तो बट एप्सिलॉन इज आर्बिट्ररी, है ना। अगर ये आर्बिट्ररी होगा इसका मतलब क्या हुआ कि एवरी ओपन बॉल सेंटर्ड एट एक्स contains all but finitely many elements of x, many elements of x। तो ये हो गया बच्चे मेरा एक साइड का रिजल्ट कि अगर सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो एवरी ओपन बॉल विल कंटेन ऑल बट फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ x। ठीक है, अब कन्वर्सली में मैं गिवन में लेके चलूँगी कि एवरी ओपन बॉल सेंटर्ड एट x contains all but finitely many terms of x। मुझे प्रूव करना है कि xn कन्वर्जेस टू x, कि xn इज अ कन्वर्जेंट सीक्वेंस। मतलब आपको एक स्टेज एग्जिस्ट करानी है जिसके बाद सारे एलिमेंट्स सीक्वेंस के x के आसपास घूमने लग जाए। ठीक है, जैसे पीछे किया था वैसे ही करते हैं। तो लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 बी गिवन। ठीक है, एंड लेट a ball, open ball centered at x, let b x epsilon centered at x contains all but finitely many terms of sequence x, contains all but finitely many terms of the sequence x। ठीक है, तो मतलब मुझे ऑब्वियसली कुछ ऐसे एलिमेंट्स डिसाइड करने होंगे
जो इस ओपन वॉल को बिलोंग ना करे, ये भी गिवन ही ये चीज़ है। तो मैं यहाँ पे कह रही हूँ लेट n नॉट बी द लार्जेस्ट पॉजिटिव इंटीजर सच दैट x n नॉट डज नॉट बिलोंग टू द वॉल p x एप्सिलॉन। कि नेचुरल नंबर्स में जब आप सीक्वेंस के एलिमेंट्स डाल रहे हो तो उसमें कुछ एलिमेंट्स, ठीक है, आपके इस बॉल को बिलोंग नहीं कर रहे। तो मैंने बोला कि लेट n नॉट बी द लार्जेस्ट पॉजिटिव इंटीजर सच दैट ये सीक्वेंस का एलिमेंट इसको बिलोंग नहीं करेगा। मतलब n नॉट के बाद वाले जितने एलिमेंट्स आप डालोगे, ठीक है, सीक्वेंस में, वो एलिमेंट्स आपके बॉल को क्या करेंगे, बिलोंग करेंगे। ठीक है, तो आप ये कह सकते हो देन we can say that x n belongs to b x epsilon for all n greater than equal to n naught plus 1, for all n greater than equal to n naught plus 1। ठीक है, मतलब n naught plus 1 या उसके बाद वाले एलिमेंट्स आपके इस बॉल को बिलोंग कर रहे हैं। मतलब दिस बॉल कंटेन्स ऑल बट फाइनाइटली मेनी टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस ऑफ एक्स एन। ठीक है, इसी को कैसे लिख सकते हो कि डिस्टेंस बिटवीन एक्स एन कॉमा एक्स इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एन नॉट प्लस 1। सो दिस इज द स्टेज जिसके बाद एक्स एन और एक्स के बीच का डिस्टेंस एप्सिलॉन से भी कम हो गया। ठीक है, तो आप यहाँ पे ये लिख सकते हो बट एप्सिलॉन इज आर्बिट्ररी, therefore for epsilon greater than 0 there exists a positive integer। m की वैल्यू क्या है बच्चे हमारे केस में, there exists a positive integer m n naught plus 1 such that distance between xn and x is less than epsilon for all n greater than equal to m, which implies xn converges to x, hence proved। ठीक है, ये होगी पहली प्रॉपर्टी। सेकंड बच्चे, अ कन्वर्जेंट सीक्वेंस xn कन्वर्जेस टू अ यूनिक लिमिट। ये हमने पहले भी पढ़ा हुआ रिजल्ट, बिल्कुल वही बच्चे पुराने वाले रिजल्ट्स हैं आपके कि अगर आपकी सीक्वेंस का लिमिट एग्जिस्ट करता है तो लिमिट पॉइंट इज ऑलवेज यूनिक। और किसी भी चीज़ को अगर यूनिक प्रूफ करना हो तो हम उसको दो लेके चलते हैं, एंड में उनको क्या कर देते हैं, इक्वल। ठीक है, तो द प्रूफ इज़ वेरी इजी, आपको डेफिनेशन पे स्टिक रहना है। सपोज सीक्वेंस xn converges to x and y, that is xn converges to x and xn converges to y। मतलब हमारी सीक्वेंस के दो लिमिट पॉइंट्स हैं x एंड y। ठीक है, तो लिमिट पॉइंट्स हैं बच्चे, मतलब सीक्वेंस कन्वर्जेंट है, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, कन्वर्जेंट सीक्वेंस की डेफिनेशन लगाओगे। तो जब भी कन्वर्जेंट दिया होता है वर्ड तो वी ऑलवेज अप्लाई द डेफिनेशन। ठीक है, तो दो लिमिट पॉइंट्स हैं बच्चे, तो ऑब्वियसली उनके लिए दो स्टेजेस होंगी। तो आप क्या लिखोगे, फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट पॉजिटिव इंटीजर्स, लेट अस टेक m and k, मैंने इकट्ठा ही ले लिया। ठीक है, rather than applying again, such that एक है बच्चे डिस्टेंस बिटवीन एक्स इन कॉमा एक्स इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू m, और एक क्या होगा, एक्स इन कॉमा वाई लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू k। ठीक है, तो ये मेरे पास हो गई इक्वेशन नंबर 1। तो अब बच्चे हमने करना क्या है, हमने प्रूव ये करना था कि x इज इक्वल टू वाई, है ना। वी हैव टू प्रूव कि x इज इक्वल टू वाई। अगर x और y इक्वल हैं और हम मैट्रिक्स बेसिस में हैं
तो बच्चे मैट्रिक्स स्पेसेस में अगर दो एलिमेंट्स इक्वल हैं तो इसका मतलब उनके बीच का डिस्टेंस क्या होना चाहिए, 0। मतलब मुझे डी एक्स वाई को इंट्रोड्यूस करना है। अब डी एक्स वाई को इंट्रोड्यूस अगर करोगे तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज़ कनेक्टेड बाय एक्स एन, है ना। तो एक्स और वाई के बीच में अगर आपको एक्स एन को इंट्रोड्यूस करना है तो उसमें बच्चे आप लगाओगे ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी। यू हैव टू कीप द डेफिनेशन ऑफ मैट्रिक्स स्पेसेस इन माइंड, ठीक है। तो हम लोगों ने अगर एक्स एन को इंट्रोड्यूस करना है तो हम ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी लगा लेंगे, फाइन। ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी लगाकर हमें उसमें अब एक ही इक्वेशन में आपको ये कंडीशन को अप्लाई करना है। तो एक ही इक्वेशन में आप ये दो अलग अलग इंटीजर्स को अप्लाई नहीं कर सकते। तो जब आपने एक कॉमन स्टेज सेट करना हो तो बच्चे उस केस में हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों का चूज कर लेते होते हैं एक मैक्सिमम। लेट एन नॉट बी इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ एन कॉमा के, ठीक है। तो फिर आप ये लिख सकते हो, देन इक्वेशन 1 इम्प्लाइज कि डिस्टेंस बिटवीन एक्स एन कॉमा एक्स इज लेस देन एप्सिलॉन and distance between x and comma y is also less than epsilon for all n greater than equal to n naught। तो ये दोनों इक्वेशंस बच्चे किसके लिए होल्ड करती हैं, फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू n नॉट, ठीक है जी। तो हमने एक कॉमन स्टेज इसमें क्या कर दिया, सेट कर दिया, फाइन। तो अब उसके बाद नाउ अब हमें पता है कि हमें इन दोनों के बीच में डिस्टेंस क्रिएट करना है। तो दैट विल बी ऑब्वियसली लेस देन डिस्टेंस बिटवीन एक्स कॉमा एक्स एन प्लस एक्स एन कॉमा वाई। नाउ यूजिंग इक्वेशन 1, दिस इज लेस देन एप्सिलॉन, दिस इज लेस देन एप्सिलॉन, ऑब्वियसली सिर्फ कब, व्हेन एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू एन नॉट बाय इक्वेशन 1, ठीक है। तो बच्चे जनरली हम लोग एक ही एप्सिलॉन चाहते होते हैं लास्ट में, है ना। हम लोग हमेशा क्या करते थे कि हमारे पास लास्ट में एप्सिलॉन बचे। तो जब दो एप्सिलॉन्स होते हैं वी टेंड टू मेक इट एप्सिलॉन बाय 2, और इसको एप्सिलॉन बाय 2 बच्चे हमेशा लास्ट में जाके बनाओ अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग, ठीक है, कि आपको क्या चाहिए। सपोज 3 होते तो आप एप्सिलॉन बाय 3 करते, है ना। तो एप्सिलॉन बाय 3 करने के लिए बच्चे आपको वहाँ पे फिर बाय 3 करना पड़ता। सो दिस विल बी इक्वल टू एप्सिलॉन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एन नॉट। दिस स्टेप इज इम्पॉर्टेंट क्योंकि बच्चे इनका डिस्टेंस एप्सिलॉन बाय 2 से तभी छोटा है जब एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू एन नॉट, फाइन। तो मेरे पास रिजल्ट आ गया कि डी एक्स वाई इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एन नॉट, ठीक है। बट हमें पता है कि जो डिस्टेंस है दैट इज ऑलवेज पॉजिटिव, है ना। अब अगर डिस्टेंस एप्सिलॉन से भी छोटा है, एप्सिलॉन इज अ वेरी स्मॉल नंबर लाइन बिटवीन 0 to 1, है ना, और डिस्टेंस जो है वो 0 या 0 से बड़ा है, तो मेरे पास इस केस में पॉसिबिलिटी क्या आई, पॉसिबिलिटी मेरे पास सिर्फ ये बनी कि डी एक्स वाई इज इक्वल टू 0, डी एक्स वाई इज इक्वल टू 0। रीज़न, द ओनली नॉन नेगेटिव नंबर which is less than every positive number is 0, which is less than every positive number is 0, ठीक है। तो अगर x और y के बीच में डिस्टेंस 0 है तो दैट मीन्स x is equal to y. So this implies every convergent sequence converges to a unique limit, ठीक है, हेंस। तो यहाँ से हमने क्या प्रूव कर दिया है कि हमारे पास अगर कोई भी सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो बच्चे वो हमेशा यूनिक लिमिट को क्या करेगी, कन्वर्ज करेगी, ठीक है। तो इसकी अगली प्रॉपर्टी हमारे पास क्या होती है, अ कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज ऑलवेज बाउंडेड, अ कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड, बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू, कि अगर कोई सीक्वेंस बाउंडेड है तो ज़रूरी नहीं है कि वो क्या हो, कन्वर्जेंट, ठीक है। तो आपको एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस लेनी है, आपको प्रूव करना है कि वो बाउंडेड हो। तो बच्चे बाउंडेड की जो डेफिनेशन है वो हमने काफ़ी बार पढ़ी है,
बाउंडेड का मतलब क्या होता है कि आपको एक रिस्ट्रिक्शन मिल जाए, है ना, कि जो भी आपके पास सेट है उसकी कोई ना कोई बाउंड्री सेट होनी चाहिए, फ्रॉम लेफ्ट एज वेल एज फ्रॉम राइट। तो आप यहाँ पे ये बोल सकते हो कि अगर कोई भी सीक्वेंस को आप बाउंडेड बोलना चाहते हो तो जनरली हम ये बोलते हैं कि अगर उस सीक्वेंस की रेंज बाउंडेड है तो वो सीक्वेंस क्या होगी, बाउंडेड। अगर उसकी रेंज बाउंडेड है तो उसकी सीक्वेंस को हम क्या बोलेंगे, एक बाउंडेड सीक्वेंस बोलेंगे। ठीक है। दूसरा क्या होता है कि सीक्वेंस के किसी भी दो नंबर्स के बीच का डिस्टेंस अगर आप लोगे तो वो एक पॉजिटिव रियल नंबर से कम आना चाहिए। अगर आप सीक्वेंस के कोई भी दो एलिमेंट्स बच्चे लेते हो तो उन दोनों का जो डिस्टेंस है दैट शुड बी लेस देन सम पॉजिटिव रियल नंबर। ठीक है जी। तो अगर आप ये प्रूफ कर दोगे तो आपके पास ऑब्वियसली क्या हो जाएगी, वो सीक्वेंस बाउंडेड। फाइन। तो इसका प्रूफ करते हैं। तो सबसे पहले आपको एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस लेट करनी है। तो लेट एक्सएन बी अ कन्वर्जेंट सीक्वेंस। अगर सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो बच्चे ऑब्वियसली वो एक तरह से किसी ना किसी पॉइंट को कन्वर्ज करेगी एंड लेट एक्स एन कन्वर्ज टू एक्स। तो जब कन्वर्जेंट होता है तो सीधे सीधे सबसे पहले आप क्या लगाते हो, डेफिनेशन। देन फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव इंटीजर m such that dxn comma x is less than epsilon for all n greater than equal to m। ठीक है। तो यहाँ पे बच्चे अब हमने करना क्या है, मुझे एक तरह से अपनी पूरी की पूरी सीक्वेंस को कन्वर्जेंट प्रूफ करना है, पूरी सीक्वेंस को। यहाँ पे जो एक्स एन और एक्स का डिस्टेंस है वो एप्सिलॉन से कम है ना। तो इस एप्सिलॉन को कुछ भी चूज़ कर लेते हैं क्योंकि मुझे एक पॉजिटिव रियल नंबर को क्या करना है, इंट्रोड्यूस करना है ना। तो बच्चे छोटा से छोटा नंबर एक तरह से हम लोग यहाँ पे लेट कर लेते हैं फॉर एप्सिलॉन इक्वल टू 1 ग्रेटर देन 0। लेट अस जस्ट चूज़। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे कि डिस्टेंस बिटवीन एक्स एन कॉमा एक्स इज लेस देन 1 फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एन। तो ये स्टेटमेंट बोलती है कि सीक्वेंस के कोई दो एलिमेंट्स जो हैं, सीक्वेंस के कोई भी जो दो एलिमेंट्स हैं उनका जो डिस्टेंस है दैट इज़ लेस देन सम रियल नंबर। लेकिन ये जो सीक्वेंस के एलिमेंट्स हैं बच्चे ये m और m से ज़्यादा वाले हैं, है ना। ये क्या है, ये m और m से ज़्यादा वाले हैं। मतलब मुझे m से कम वाले एलिमेंट्स के बारे में तो पता ही नहीं। आई डोंट नो अबाउट x1, आई डोंट नो अबाउट x2, आई डोंट नो अबाउट xm-1। मुझे इन एलिमेंट्स के बारे में नहीं पता। मुझे किन के बारे में पता है, मुझे पता है xm, xm+1 एंड सो ऑन के बारे में। तो इन सब के बारे में पता करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमने बच्चे क्या किया, एक नंबर को इंट्रोड्यूस किया m, उसे मैंने बोला मैक्सिमम। वो किस चीज़ में मैक्सिमम है, इट इज़ मैक्सिमम ऑफ ऑल द डिस्टेंसेस जो मुझे नहीं पता। ठीक है, हमें उनके बारे में नहीं पता, इसीलिए मैंने उनका एक डिस्टेंस का मैक्सिमम क्या कर लेना है, चूज़ x2 कॉमा एक्स एंड सो ऑन। ठीक है, इसका xm-1 कॉमा एक्स। फाइन। अब यहाँ पे एक 1 है, इसका भी मैंने क्या चूज़ कर लिया, मैक्सिमम। इसको भी मैंने क्या कर देना है, इंट्रोड्यूस कर देना है, ताकि मेरे पास सारे के सारे एक ही कैटेगरी में क्या हो जाए, कवर हो जाए। कि मैंने m-1 तक के एलिमेंट्स का डिस्टेंस चेक कर लिया, m है, मैक्सिमम ले लिया, और जो बाकी उसके बाद वाले एलिमेंट्स थे ना उनका डिस्टेंस 1 से कम था, मैंने उसका भी एक मैक्सिमम चूज़ कर लिया जिसका नाम क्या है, m। तो आप यहाँ पे ये बोल सकते हो देन डिस्टेंस बिटवीन एक्स एन कॉमा एक्स इज लेस देन इक्वल टू m फॉर ऑल n बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर्स। तो बच्चे इतना ध्यान रखना कि मैंने यहाँ पे इस स्टेप का इंट्रोडक्शन क्यों किया है, क्योंकि यहाँ पे बाउंडेड जो है वो सारे एलिमेंट्स के लिए नहीं होल्ड कर रहा था, वो सारे एलिमेंट्स के लिए होल्ड नहीं कर रहा था। तो सभी एलिमेंट्स को होल्ड कराने के लिए मुझे यहाँ पे बीच में एक मैक्सिमम का इंट्रोडक्शन करना पड़ा। ठीक है, तो ये है बच्चे एक्स एन और एक्स के बीच का डिस्टेंस। ठीक है, अब हमने कोई भी जनरल दो एलिमेंट्स के बीच के डिस्टेंस की बात करनी है। ठीक है, नाउ फॉर ऑल n कॉमा m बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर, डिस्टेंस बिटवीन xn कॉमा xm
will be less than equal to xn comma x प्लस x कॉमा xm। मैंने यहाँ पे अब ये जनरल मैंने दो एलिमेंट्स क्या लिए सीक्वेंस के, ठीक है, उनको मैंने ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी से रिलेट किया। अब ये सारे जो एलिमेंट्स हैं ये आपके पास दे आर लेस देन इक्वल टू m प्लस m, ठीक है, विच इज़ इक्वल टू 2m, और इसको नाम दे देते हैं m डैश। फाइन, सो दिस इम्प्लाइज योर ऑल द एलिमेंट्स of the sequence are less than equal to m dash. Thus, there exists a positive real number m dash such that the xn comma xm is less than m dash for all n comma m belonging to n, ठीक है, for all n comma m belonging to n. So this implies your sequence xn is a bounded sequence. Your sequence xn is a bounded sequence. ठीक है, so this implies a convergent sequence is always bounded. A convergent sequence is always bounded. ठीक है बच्चे, अब मेन पार्ट कि कन्वर्स इज नॉट ट्रू, मतलब आपको एक सीक्वेंस ऐसी लेट करनी है जो बाउंडेड हो, ठीक है, और वो कन्वर्जेंट ना बने। फाइन, तो काउंटर एग्जांपल में बच्चे मीट्रिक स्पेस हम लोग लेट कर लेते हैं रियल्स का, है ना। सीक्वेंस बच्चे लेट कर लेते हैं -1 दी पावर n। -1 दी पावर n का मतलब इसमें एलिमेंट्स होंगे -1 1 -1 1 -1 1 एंड सो ऑन। तो ऑब्वियसली इसमें सिर्फ दो ही एलिमेंट्स रह जाते हैं आपके, है ना, -1 और 1 रह जाएंगे। डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स जब आप रेंज में लोगे तो रेंज में हम हमेशा क्या करते हैं, डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स की बात करते हैं। फाइन, तो बच्चे अब ऑब्वियसली ये सीक्वेंस बाउंडेड है, राइट, ये सीक्वेंस क्या है, बाउंडेड है। क्यों बाउंडेड है, क्योंकि इसमें एक नेगेटिव नंबर है एक पॉजिटिव नंबर है, तो सीक्वेंस के एलिमेंट सिर्फ दो चीज़ों के बीच में क्या कर रहे हैं, एक तरह से लाई कर। तो आप ये लिख सकते हो, देन देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव रियल नंबर 2 सच दैट डिस्टेंस बिटवीन xn एंड xm। अब मैंने मॉड क्यों लिया, क्योंकि हम रियल्स में हैं। दिस इज लेस देन इक्वल टू 2 फॉर ऑल n कॉमा m बिलोंगिंग टू n, ठीक है। तो बच्चे आप सीधा सीधा कर सकते हो, जैसे ये कर लो, ये देखो मॉड xn माइनस xm है, इसकी वैल्यू जब पुट करोगे इट विल बी -1 दी पावर n, इट विल बी -1 दी पावर m, ठीक है। तो बच्चे इसको जब खोलोगे तो n और m अगर इवन है या ऑड है डिपेंड करता है, तो बच्चे मैक्सिमम टू मैक्सिमम ये इसका जो सब्ट्रैक्शन है वो क्या आ जाएगा, 2 या 2 से कम। फाइन, तो आप यहाँ पे ये बोल सकते हो कि दिस सीक्वेंस -1 दी पावर n इज अ बाउंडेड सीक्वेंस। वैल्यू पुट करके देख लो बच्चे, n और m दोनों को अगर इवन लोगे, ठीक है, अगर n और m दोनों को इवन लेते हो, -1 दी पावर 2 -1 दी पावर 2, दिस विल बी 1 दिस विल बी 1, आंसर विल बी 0। दोनों और हैं अगर, तो दिस विल बी -1 दिस विल बी +1, आंसर विल बी 0। अगर ये इवन है, दिस विल बी 1 दिस विल बी -1, आंसर विल बी 2। तो आंसर या तो 0 आ रहा है या 2 आ रहा है, तो ऑब्वियसली मैक्सिमम आपके पास क्या बन रहा है, 2, ठीक है। अब मुझे प्रूफ करना है कि द सीक्वेंस इज नॉट कन्वर्जेंट, तो उसके लिए सपोज इफ पॉसिबल लेट this sequence be a convergent sequence. Let us say that this sequence is a convergent sequence. Say -1 the power n is converging to some x. लगा दो definition. Then for epsilon greater than 0, there exists a positive integer m
such that -1n minus x का mod is less than epsilon for all n greater than equal to m। ठीक है, एप्सिलॉन को चेंज करना है, जो भी करना है वो हम अकॉर्डिंगली बच्चे लास्ट में करते हैं। फाइन। तो अब बच्चे हमें एक तरह से यहाँ पे लिखे यानी कॉन्ट्रडिक्शन है ना, तो इसी पॉइंट को हम लोग क्या करते हैं, खोलते हैं। अब ये जो हमारी इक्वेशन है, दिस इक्वेशन होल्ड्स फॉर ऑल द n ग्रेटर देन इक्वल टू m, मतलब आप ये बोल सकते हो -1m माइनस एक्स इज लेस देन एप्सिलॉन एंड -1m प्लस 1 माइनस एक्स इज लेस देन एप्सिलॉन, है ना। ये दोनों बातें यहाँ पे क्या है, सही है। तो अब मैं ये देखती हूँ कि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है। ठीक है, लेट अस क्रिएट अ कॉमन ग्राउंड। तो कंसिडर -1m माइनस 1m प्लस 1। सो इसमें बच्चे इसको आगे लेके जाना है तो x को इंट्रोड्यूस कर दो, प्लस x माइनस m प्लस 1। ठीक है, सो दिस विल बी ऑब्वियसली लेस देन -1m माइनस x प्लस -1m प्लस 1 माइनस x। ठीक है, यहाँ पे बच्चे आप लाइक नेगेटिव को कॉमन लेके ये अपनी चीज़ें यहाँ पे सॉल्व कर सकते हो। ये चीज़ें हमने की हैं आगे, है ना। तो अगर अब आप ये देखोगे, अगर अब मैं इसको यूज़ करूँ पीछे वाली लाइक इक्वेशन के हिसाब से, तो दिस इज़ लेस देन एप्सिलॉन, दिस इज़ लेस देन एप्सिलॉन, है ना। तो मैं जब वैल्यू पुट करूँगी बच्चे लेस देन एप्सिलॉन इट विल बी 2 एप्सिलॉन, तो एप्सिलॉन बाई 2 करना ज़्यादा ईजी रहता है। पर अगर मैं इन दोनों को स्टडी करूँ तो m या तो इवन होगा या तो ऑड, मतलब इसकी कोई ना कोई एक वैल्यू आएगी, मतलब 2 आ सकता है, 1 आ सकता है, देखिए क्या वैल्यू आती है, फिर हम चूज करते हैं। -1m प्लस 1, इसका आंसर बच्चे मेरे पास क्या हो सकता है। अगर m इवन हुआ, अगर m इवन है तो ये 2 हो गया, -1 विल बी 1, यहाँ पे 3 हो गया तो इट विल बी -1, 1 प्लस 1 विल बी 2। अगर m ऑड हुआ तो दिस इज -1 तो दिस विल बी -1, दिस इज 1 प्लस 1 2, सो दिस विल बी +1, तो -1 ठीक है। तो आपके पास यहाँ पे एक तरह से ये मॉड है ना, सॉरी मॉड है, तो आपके पास यहाँ पे आंसर कितना आ जाएगा 2। तो मतलब आपके पास इसका आंसर कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। तो इस साइड अगर 2 है तो कंपैरिजन में अगर एप्सिलॉन की भी आप कोई वैल्यू चूज कर लो, लेट अस चूज 1, क्योंकि बहुत छोटा नंबर है तो हम बहुत आगे नहीं जा सकते, यू हैव टू चूज बिटवीन 0 to 1, तो सेफ साइड बच्चे हम लोग 1 चूज कर लेते हैं। सो दिस विल बी 1 और इसको एप्सिलॉन बाई 2 कर देते हैं, सो दिस विल बी 1/2, राइट। तो इसको भी आप यहाँ पे क्या कह सकते हो, 1/2, दिस विल बी ऑल्सो 1/2। तो बच्चे आप अकॉर्डिंगली जो लास्ट में आपको चीज़ चाहिए आप उसके अकॉर्डिंग एप्सिलॉन की वैल्यू को क्या कर सकते हो, भर सकते हो। सो दिस विल बी लेस देन हाफ प्लस हाफ विच इज इक्वल टू 1, राइट। सो दिस इम्प्लाइज 2 इज लेस देन 1। फाइन, तो ये स्टेप बच्चे आप यहाँ पे अपना भर सकते हो, रीज़न इसका। ठीक है, तो लाइक मैं यहाँ पे इसको हैड ये कर देती हूँ, तो यहाँ पे रीज़न आएगा बच्चे। ठीक है, तो इस स्टेप के बाद आप क्या लिखोगे, विच इज़ नॉट पॉसिबल, विच इज़ नॉट पॉसिबल। So our assumption is wrong. Our assumption is wrong, which implies sequence is not a convergent sequence. Hence, every bounded sequence need not be convergent. ठीक है जी, प्रूव्ड।
तो दिस इज़ योर अनदर प्रॉपर्टी फॉर दी सीक्वेंसेस कि अगर आपकी कोई कन्वर्जेंस सीक्वेंस है तो वो बाउंडेड होगी, अगर कोई सीक्वेंस कन्वर्ज कर रही है तो वो एक यूनिक लिमिट को कन्वर्ज करेगी, अगर कोई सीक्वेंस कन्वर्ज कर रही है तो उसका हर नेबरहुड इट विल कंटेन ऑल बट फाइनाइटली मेनी पॉइंट्स ऑफ योर सीक्वेंस। ठीक है, तो ये बच्चे हमारी छोटी छोटी प्रॉपर्टीज़ हैं। ठीक है, तो इनको आपने इसी तरह से एक तरह से स्टडी करना है, डेफिनेशंस लगा लगा के अगर आप इसको सोचोगे पढ़ोगे तो आपको ईजी लगेगा। ठीक है, ठीक है, तो इतना कर लो एक बार, उसके बाद बच्चे हम लोग आगे करते हैं। फ़िलहाल तो हमें इसकी प्रॉपर्टीज़ को ही डिस्कस करना है कि दो सीक्वेंसेस का एडिशन, दो सीक्वेंसेस का सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, इन सब का एक तरह से कन्वर्जेंट सीक्वेंस का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो हमें यही सब कुछ अभी तो पढ़ना है, एक लेक्चर हमारे पास पूरा का पूरा इसी चीज़ का होगा। फाइन, ठीक है बच्चे, तो पहले आप इसकी डेफिनेशन को अच्छे से एक बार पढ़ लो, इसकी एक दो प्रॉपर्टीज़ की जो एप्लीकेशन मैंने कराई है वो कर लो। तो अगर आपको सीक्वेंस के डेफिनेशन को अप्लाई करने में या उसको समझने में कोई प्रॉब्लम आती है अभी भी, तो ऑब्वियसली आप बच्चे मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, चलो, ओके बच्चे।